Now, next example, next question number 10. A solid sphere of uniform density and radius r applies a gravitational force of attraction equal to F1 on a particle placed at a distance 3r. एक स्फीयर है और उस स्फीयर के सेंटर से 3r डिस्टेंस पर एक मास है, उस पर ये जो फोर्स लगा रहा है स्फीयर वो F1 है. नाउ अ स्फेरिकल कैविटी, जो कि आप देख सकते हैं, spherical cavity of radius r/2 is now made in the sphere as shown in the figure. इसके पेरिफेरी पर टच करते हुए हमने एक कैविटी बनाई है. दैट मीन यहां मास तो है बट यहां अंदर इस कैविटी में मास नहीं है. ओके, द स्फीयर विथ कैविटी नाउ अप्लाइज अ ग्रेविटेशनल फोर्स F2 ऑन द सेम पार्टिकल. अब इस कैविटी मतलब इस कैविटी को बनाने के बाद जो रेजिड्यू मास है या जो स्फीयर बचा हुआ है वो इसी मास पर जो फोर्स लगा रहा है वो है आपका F2. तो हमको अब निकालना है द रेशियो F2 अपॉन F1. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं. ओके, फर्स्ट 9/50, 41/50, नेक्स्ट 3/25 एंड 22/25. ना अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि जब टेस्ट मासेस या जिन पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं ऐसे पॉइंट मासेस स्फीयर के आउटसाइड हो तो हम पूरे के पूरे स्फीयर के मास को सेंटर पर अज्यूम करके हम फोर्स निकाल सकते हैं. तो उसके लिए मैं अब क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को. और सबसे पहले मैं फोर्स निकालना चाहूंगा F1. पूरा स्फीयर कितना फोर्स लगा रहा है, ये ऑप्शंस हटा दी है मैंने. डायग्राम में छोड़ रहा हूं आपके लिए, डायग्राम हम रफ नहीं करेंगे. नाउ सबसे पहले निकालते हैं F1 विदाउट कैविटी. पूरा स्फीयर था, पूरे स्फीयर का मास यदि मैं सेंटर पर अज्यूम कर लूं तो पूरे स्फीयर का मास मैंने मान लिया कैपिटल M, राइट. और टेस्ट मास जो है वो की है स्मॉल m. अब बताइए सेंटर टू दैट मास पॉइंट मास कितना डिस्टेंस है 3r. तो इस डिस्टेंस में आप 3r पुट कर देंगे और 3r का स्क्वायर, राइट. अब बात है F2 की, क्योंकि हमें चाहिए F2 और F1 का रेशियो. F2 क्या है, पहले तो कैविटी आपको हटाना है. अब जब आप कैविटी हटाओगे और यू कैन से कैविटी बनाने के लिए मास को हटाओगे, कैविटी बनाने के लिए जब मास हटाओगे तो आप ये देखिए कि ये अब नॉन यूनिफॉर्म केस बन जाएगा. तो अब नॉन यूनिफॉर्म वाले के आपने एग्जांपल तो करे नहीं है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए. पहले तो आप F2 को निकालने के लिए इस पूरे स्फीयर को कंप्लीट माने, उसमें इस M पर कितना फोर्स लगाया, और उसके बाद ये माने कि यहां जो मास था जिसको हमने कैविटी बनाया, ये वाला मास इस M मास पर कितना फोर्स लगा रहा है. फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने मास हटा के अलग किया ऐसे ही हम फोर्स भी निकाल सकते हैं. दैट मीन कंप्लीट बॉडी के कारण जो फोर्स है उसमें से जो आप बॉडी हटाने जा रहे हैं उस बॉडी के फोर्स को माइनस कर दीजिए, तो आपको रेजिड्यू मास का इस मास पर जो फोर्स लग रहा है वो मिल जाएगा. दैट मीन F2 निकालने के लिए आपको F1 दैट मीन जो कंप्लीट बॉडी है उस बॉडी के फोर्स में से एक पर्टिकुलर फोर्स को माइनस करना पड़ेगा. ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जिससे आप कैविटी बना रहे हो. दैट मीन यहां जो पहले मास था उस मास के कारण इस M पर कितना फोर्स लग रहा है उसको मैंने F1 डैश लिया है. जैसे कि हम बात करें कि कंप्लीट बॉडी है, कंप्लीट बॉडी में से जब आप एक बॉडी को कुछ पार्ट कट करते हो तो आप मास कैसे निकालते हैं, आप मास ऐसे निकालते हैं कि मास ऑफ कंप्लीट बॉडी माइनस मास ऑफ कट बॉडी इज इक्वल टू द मास ऑफ रिमेनिंग बॉडी. उसी तरह से जब आप फोर्स निकालेंगे रिमेनिंग ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, तो जब आप रिमेनिंग का फोर्स निकालेंगे तो पहले आप कंप्लीट का निकालेंगे और फिर उसमें से जो बॉडी आप कट कर रहे हो उस बॉडी ने इस मास पर कितना फोर्स लगाया होगा वो फोर्स आप माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. इस तरह से हम F2 निकाल सकते हैं. तो बताइए F1 क्या है, वो रहा ऊपर, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं. G
mm/9r²। तो वही वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, Gmm/9r² माइनस व्हाट इज F1 डैश? F1 डैश इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल पॉइंट मास m बाय द मास ऑफ कैविटी। कैविटी बनाने से पहले जो मास कैविटी में था, उस मास ने इस m पर कितना फोर्स लगाया। क्या हम देख सकते हैं कि ये जो कैविटी है वो भी स्फेरिकल है? यदि ये कैविटी स्फेरिकल है तो ऑब्वियस इस स्फेरिकल कैविटी में जो पहले मास था, उसके कारण जब हम इस m पर फोर्स लगाएंगे तो इस पूरे मास को भी हम कहां मान सकते हैं? सेंटर पर, क्योंकि जो हमारा टेस्ट मास है, जिस मास पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, वो आउटसाइड द स्फीयर है। बताइए, इस वाले पोर्शन में जो मास था वो कितना मास था? बच्चे यहां बहुत बड़ी गलती करते हैं। एज यू नो, इस पूरी बॉडी का मास कितना है? कैपिटल M, जब वो कंप्लीट थी। और इसमें ध्यान से देखिए, रेडियस कितनी हो गई? r/2। पहले रेडियस कितनी थी? r। रेडियस कितने टाइम्स कम हो गई? 1/2। तो ध्यान दीजिए, मैं इसमें आपको हिंट देता हूं। हिंट, सिंस मास इस पूरी बॉडी की डेंसिटी सेम है, तो यूनिफॉर्म है, तो मास प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम। जो कि मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कांस्टेंट है। वॉल्यूम डिपेंड करता है किस पर? बिल्कुल सही, रेडियस के क्यूब पर। तो बताइए, रेडियस इस पूरे के कंप्लीट के कंपेयर में यहां कितनी हो गई है? बिल्कुल 1/2 टाइम्स। क्या आप 1/2 का क्यूब कर सकते हैं? बिल्कुल सही। तो 1/2 का क्यूब कितना हो गया? 1/8 टाइम्स। दैट मीन जो मास है किसका? जो कैविटी में मास था, जो कैविटी में मास था, वो मास कंप्लीट मास का कितने टाइम्स हो जाएगा? 1/8 टाइम्स। तो ये लीजिए, m/8 मास आप यहां रख दीजिए। ओके, तो इस वाली बॉडी में जो मास था वो इस पर कितना फोर्स लगा रहा था? तो G पहला मास इस बॉडी के अंदर कितना मास था? m/8। ओके, दूसरा मास m/ डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी लेनी है? सेंटर से। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस 3r थी, ये है r/2, तो 3r माइनस r/2 ये डिस्टेंस आ जाएगी, जो कि हो गया 5r/2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब मैं बाकी पार्ट डायग्राम रफ कर देता हूं। मैं एक बार बताता हूं कि कंप्लीट बॉडी के फोर्स में से हमने जिस पोर्शन को हटा रहे हैं, उस पोर्शन ने इस बॉडी पर कितना फोर्स लगाया, उसको बस हमने माइनस किया है। इस तरह से हम रेजिड्यू बॉडी का फोर्स इस पॉइंट मास पर निकाल सकते हैं। नाउ अब मैं F1 आप याद रखना, F1 क्या था? अपॉन में 9r² था, और F2 के अंदर, तो F2 को छोड़ देता हूं मैं, इस बॉडी को डायग्राम को रफ कर देता हूं। नाउ ये आपका रहा F2 जो आने वाला है। F1 आपका मैं वापस लिख देता हूं, Gmm अपॉन क्या था? बिल्कुल सही, 9r²। नाउ इंप्लाइज दैट F2 कितना आ रहा है? लेट इट बी सॉल्व। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो Gmm ऊपर से कॉमन आएगा और नीचे से r² कॉमन आएगा। यहां बचेगा 1/9 माइनस, यहां बचेगा 5/2 का स्क्वायर आएगा, 25/4। 4 जाएगा ऊपर, और 4 8 को रिप्लेस कर देगा, काट देगा 2 से, और 2 इंटू 25 हो जाएगा 1/50। राइट। नाउ अब हमें चाहिए therefore F2 अपॉन F1। ध्यान से देखिए, F2 में भी Gmm अपॉन r² आ रहा है, और F1 में भी Gmm अपॉन r² आ रहा है। तो ये टर्म तो हम हटा देते हैं, केवल नंबर वाली टर्म रख देते हैं। यहां बचा F2 के अंदर 1/9 माइनस 1/50 अपॉन, वहां F1 में है नंबर 1/9। एलसीएम लेंगे तो 1/9 तो मेरे ख्याल से, सॉरी, 9 से 9 कट जाएगा, और आपका नीचे बचेगा 50, और 50 माइनस 9 तो ये हो गया 41। तो आंसर आ गया आपका 41/50। राइट। नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है नंबर 11। नंबर 11 के अंदर बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसके अंदर हम एक मास लेने वाले हैं, और पॉइंट मास वाले ही है लेंगे हम क्वेश्चन।
इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। एक पॉइंट मास कैपिटल एम लेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक तो पॉइंट मास एम और एक रिमेनिंग एम माइनस एम, राइट। अब इन दो पॉइंट मासेस को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फिक्स कर देंगे। डिस्टेंस इज फिक्स्ड, आर फिक्स्ड, राइट। एक पॉइंट मास कौन सा हो गया एम और दूसरा कौन सा हो गया एम माइनस एम। ये चल रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 11, राइट। अब इन दो पॉइंट मासेस के बीच में आपको फोर्स पूछेगा, पर वो पूछेगा एम एंड एम का रेशियो। बट इसमें कंडीशन है, फोर्स मैक्सिमम फोर्स बिटवीन एम एंड एम माइनस एम। इन दो पॉइंट मासेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स निकालना है, और मैक्सिमम फोर्स के लिए आपको इन दोनों मासेस का रेशियो चाहिए। दैट मीन ये हुआ कि आप ये मान लीजिए कि यदि आपको कैपिटल एम एक कांस्टेंट मास दिया हुआ है, तो आपको इस तरह से ब्रेक करना है, लाइक 30% एंड 40%, सॉरी 30 एंड 70%, या 40 एंड 60%, इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम आ जाए। पहले तो आप एक काम करते हैं, सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले बात चल रही है मैक्सिमम फोर्स की, तो एक काम करते हैं, पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स, पहले तो आप फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कीजिए। पॉइंट मासेस है तो बिल्कुल इजी बन जाएगा, जी फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। आप देख सकते हैं कि जो एफ है वो स्मॉल एम पर डिपेंड कर गया है। दैट मीन आपको इस कैपिटल एम में से कितना पार्ट अलग करना है, राइट। अब इस एम पर डिपेंडेंट फंक्शन है एफ, सिंस जी कांस्टेंट तो हमेशा ही था, आर यहां इसने फिक्स कर दिया है। अब आपको इस तरह से एम और स्मॉल एम और कैपिटल एम का रेशियो निकालना है, सो दैट कि एफ मैक्सिमम आ जाए। तो आपको मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉपर्टी तो याद ही होंगी, फिर भी मैं आपको रिमाइंड रहता हूं कि जब जब कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, जैसे कि यहां पर एफ स्मॉल एम पर डिपेंडेंट है, आई डोंट नो कि स्मॉल एम कितना होने वाला है, 10%, 20, 30, आई डोंट, बट एफ यदि स्मॉल एम पर डिपेंडेंट है और आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम चाहिए, तो दोनों ही केसेस में आपको फर्स्ट स्टेप ये करनी होती है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का जिस पर ये डिपेंडेंट है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। कैपिटल एफ अभी किस पर डिपेंडेंट है, स्मॉल एम पर, तो स्मॉल एम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए और जीरो इक्वेट कीजिए। साथ साथ में यदि आपको मैक्सिमा चाहिए तो इसमें एक कंडीशन और होती है कि इसका डबल डिफरेंशिएशन भी कीजिए, राइट, और इसकी वैल्यू लेस देन 0 चेक कीजिए। बट ये स्टेप तब करनी चाहिए जब आपको इस फर्स्ट स्टेप में, दैट मीन df by dm करने पर जब जीरो इक्वेट पुट करेंगे, जब आपको दो वैल्यूज मिले, जब दो वैल्यूज मिलेंगी तभी आप उनको चेक करेंगे कि वेदर इनमें से कौन सी वैल्यू आपको मैक्सिमम दे रही है और कौन सी मिनिमम दे रही है। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप चेक करते हैं, df by dm को जीरो इक्वेट करके पुट करके देखते हैं कि हमको क्या मिलने वाला है। तो मैं अभी क्वेश्चन रख कर रहा हूं, क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि हमें स्मॉल एम और कैपिटल एम का रेशियो चाहिए, और कंडीशन क्या है कि दोनों मासेस के बीच में फोर्स क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, मैक्सिमम होना चाहिए। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं, डायग्राम हटा दिया मैंने यहां से, क्वेश्चन हटा दिया, सॉल्यूशन को मैंने अभी तक रफ नहीं किया है। ओके, हमने बताया था फर्स्ट स्टेप क्या थी, df by dm जीरो करना है, सिंस क्या था वो f, बिल्कुल सही, अभी अभी लिखा था, ये रखा g, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, mm माइनस एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड फॉर मैक्सिमा आपको क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में df by dm जीरो करना था, इंप्लाइज दैट फोर्स को डिफरेंशिएट करना है एम के रेस्पेक्ट में। कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दीजिए, तो g बाई आर स्क्वायर आप बाहर निकाल देंगे, और आपको डिफरेंशिएट करना होगा d बाई dm किसका, f में किस फंक्शन का, एक ब्रैकेट का, ब्रैकेट में क्या है, mm माइनस एम स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट। अब देखिए यहां ध्यान देखिए, g 0 नहीं हो सकता और ना ही आपकी r 0 होगी, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको तो आप हटा दीजिए यहां से, क्योंकि ये 0 नहीं होंगी।
तो इस गिवन इक्वेशन में कौन कौन जीरो हो सकता है, इस पूरे इक्वेशन में कौन कौन जीरो हो सकता है, केवल ये वाली टर्म, दैट टर्म। तो मैं अगले स्टेप में इसी को लिखता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ब्रैकेट विद रेस्पेक्ट टू m। ध्यान से देखिए यहां पर 2 m है, यहां वेरिएबल जो है वो स्मॉल m, स्मॉल m कैपिटल M माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए स्मॉल m इंटू कैपिटल M, तो कैपिटल M तो कांस्टेंट है, ओके, और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, स्मॉल m के रेस्पेक्ट में। तो स्मॉल m का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस m स्क्वायर का हो जाएगा 2m, जैसे कि x स्क्वायर का होता है ना, x के रेस्पेक्ट में 2x वैसे 2m इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए यहां पर आपको वैल्यू मिल जाएगी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज 1/2। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था कि स्मॉल m और कैपिटल M की रेशियो बताइए। इस 1/2 का मीन्स निकला कि यदि आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो किसी भी बॉडी या किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप हाफ हाफ ब्रेक कीजिए, दैट मीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में तोड़ दीजिए, तब उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा ऑलवेज। बाकी अदर केसेस दैट मीन 40-60, 30-70, 25-75% किसी भी पार्ट में तोड़िए, इस सब पार्ट में मैक्सिमम तभी आएगा जब वो दोनों पार्टिकल जो ब्रेक होने वाले हैं वो क्या है, बिल्कुल सही, आइडेंटिकल। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत छोटा सा है, उसको मैं बताता हूं आपको, और इजी भी है, काफी ज्यादा इजी है, इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में ले रहा हूं क्योंकि इतना इजी लगता है सॉल्यूशन देखने पर, बट यदि हम सॉल्यूशन नहीं देखें तो कभी कभी ये बहुत टिपिकल भी लगता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 ये है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये बॉक्स मैंने बनाया है अर्थ पर, राइट, अर्थ पर 2 मासेस हैं m1 एंड m2, इनके बीच में डिस्टेंस है r और इनके बीच में फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू F1, राइट। दूसरे केस में इन्हीं मासेस को मैं ले गया हूं मून पर। कहां ले गया, मून पर। थोड़ा दिक्कत है, मून पर कैसे ले जाएंगे, कैसे रखेंगे, कहां रखेंगे, कौन लेके जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, बट पहले आप देखिए कि यदि हम ले जाते हैं इफ m1 m2 सेम मासेस और डिस्टेंस भी उनके बीच में सेम। अब एनवायरमेंट के बारे में तो मैं आपको कुछ एडवाइस नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो कभी नहीं गया, फिर भी आई डोंट नो व्हाट इज द एनवायरमेंट। आपको बोला गया है ग्रेविटेशनल फोर्स यहां मून पर मिला इन्हीं 2 पार्टिकल के बीच में उसी डिस्टेंस पर एक्टिव। अब आपको देखना है जो भी आपकी नॉलेज है कि वहां डेंसिटी क्या होती है एयर की, वहां एटमॉस्फेयर में क्या होता है क्या नहीं होता, वो आप देखिए और आप बताइए कि F2 और F1 में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन F2 एंड F1। लाइक पहला ऑप्शन क्या दोनों इक्वल हैं, सेकंड F1 बड़ा होगा दैट मीन अर्थ पर फोर्स बड़ा होगा, थर्ड क्या पता अर्थ पर फोर्स छोटा होगा मून पर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और फोर्थ नन ऑफ देम। और यू कैन से कोई और अदर ऑप्शन हो सकता है, तो मैं लिखता हूं नन ऑफ देम, यदि इनमें से आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए। ओके, मेरे ख्याल से आपको सोच लिया होगा, तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे क्या कहा था। मैंने कहा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो मैंने प्रॉपर्टीज या मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे 8, उनमें से एक पॉइंट ये भी था, यदि याद करेंगे तो नंबर 4 था वो, जिसमें कहा गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। मीडियम पर डिपेंड नहीं करता इसका मीन्स ये हुआ कि आप चाहे उन 2 पॉइंट मासेस को अर्थ पर रखें या मून पर रखें, वही 2 पॉइंट मास होने चाहिए, डिस्टेंस भी वही होनी चाहिए, तो इनके बीच में फोर्स हमेशा सेम आएगा। और वो क्या आएगा उसको मैं लिख देता हूं, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। आंसर दैट मीन फर्स्ट ऑप्शन। एक बार और सुन लीजिए, इसका रीजन बहुत इजी सा है, कैपिटल G जो है दैट मीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, आप कहीं भी ले जाइए ये फोर्स हमेशा इक्वल ही होंगे। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।